गुड मॉर्निंग। कैसे हो मित्रों? इतिहास का सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं और आज के इतिहास सीरीज़ में हम लोग देखेंगे मगध के उत्कर्ष के बाद, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश को। मित्रों, अभी तक हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में देखे कि कैसे भारत में लोहे का आविष्कार होता है और फिर 16 महाजनपद जन से जनपद होते हुए बनता है और उसमें एक शक्तिशाली महाजनपद जो आज के बिहार में अवस्थित है, मगध का उत्कर्ष होता है। और हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इनका पुत्र ही अजातशत्रु इनको मार करके फिर शासक बनता है। फिर देखते हैं कि उसके बाद कैसे उदयीन इनको मार करके फिर शासक बनता है और पटना जो आज का है पाटलिपुत्र को गंगा और सोन और गंडक के किनारे मिश्रित जो उसका मिलन जगह है वहाँ पे पटना को स्थापित करता है और फिर उसे राजधानी बनाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इस वंश की जैसे ही समाप्ति होती है एक नया वंश आता है, ठीक है। और उस वंश को आज हम लोग देखेंगे। चूँकि एक लाइन एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बताए थे, बार बार देखिएगा, रोज़ के क्लास में उसको हम बताएंगे भी, जिसमें 2 लाइन था। एक वंश से संबंधित था, एक वंश से संबंधित था, एक वंश से संबंधित था, अगर आप देख पाएंगे तो, और एक शासक से संबंधित था। रोज़ आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और प्रयास करेंगे कि याद हो जाए। अगर याद हो गया तो आपके लिए बहुत आसान कर देगा इतिहास पे समझ रखने के लिए और एग्ज़ाम में भी बहुत हद तक हेल्पफुल होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हर्यक वंश से ये कई वंशों को दिखाता है। जहाँ हम लोग हसन लिखे थे, एक वर्ड हसन, मौर्य, शुंगा, कान से 7 बार। सेंटेंस को आगे भी बढ़ाएंगे मित्रों, लेकिन अभी हम लोग को इतना ही याद रखना है। फिर हम लोग इधर देखते हैं कि कैसे बियऊ, शकान, मध्य कल वाला में छूट गया था दोस्तों, तो मध्य भी जोड़ लेंगे। बियऊ, शकान, मध्य, चब, अब एक सेंटेंस है ये दोनों नोट करके आप याद रखेंगे, प्रयास करेंगे रोज़ देखने का। ये नोट करके याद रखेंगे और प्रयास करेंगे रोज़ देखने का, नोट करके याद रखेंगे। और हम लोग प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और वैदिक सभ्यता को भी देखे हैं, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य है इतिहास पे एक अच्छा समझ विकसित कर दे, ताकि इतिहास की बहुत सारी सामग्रियाँ मार्केट में हैं। जब आप किसी भी सामग्री को पढ़ें तो उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपको देखने के बाद ही याद हो जाए। ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो और एग्ज़ाम में जाके गलती कर रहे हो। तो ये तभी होगा जब आपके पास एक अच्छा समझ, विकसित समझ होगा। इसके लिए आपको इतिहास के परिवर्तन और उससे संबंधित विवरण को समझना होगा और उस समय की कहानी को जोड़ना होगा खुद से, आज के समझ से, आज के जीवन से। तो मित्रों, मेरा उद्देश्य यही है। हम लोग देखेंगे वंश में हम लोग पढ़ चुके हैं हर्यक वंश पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है शिशुनाग वंश। यहाँ पे है शिशुनाग वंश, ठीक है, जो हम लोग यहाँ देखेंगे आज शिशुनाग वंश। उसी तरह से शासक में हम लोग पढ़ चुके हैं बिंबिसार, जो हर्यक वंश में संस्थापक था। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं अजातशत्रु और फिर पढ़ चुके हैं उदयीन। यानी हम लोग शासक में बियऊ पढ़ चुके हैं और वंश में शन में पढ़ चुके हैं। आज शिशुनाग वंश की बात है और फिर हम लोग देखेंगे नंद वंश की बात। तो हम लोग आज के क्लास में पहले को जोड़ दे तो हसन समाप्त हो जाएगा और इधर बियऊ समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे आज शिशुनाग वंश। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था शिशुनाग वंश में और इसके संस्थापक कौन थे और ये कब से कब तक था।
तो मित्रों हम लोग 544 से मगध के उत्कर्ष को देखते हैं, जहां हर्यक वंश की स्थापना देखते हैं, और 412 तक पिछली कक्षा में आ चुके थे। अब देखेंगे कि शिशुनाग वंश 412 में स्थापित होता है। जैसे ही हर्यक वंश यानी हर्यक वंश समाप्त होगा 412 में, 544 से 412 तक अब देखेंगे कि कैसे हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर के और 412 तक आएगा। इसके बाद देखेंगे कि शिशुनाग वंश आ जाएगा। कौन आ जाएगा? शिशुनाग वंश आ जाएगा। और शिशुनाग वंश 412 बीसी से 398 बीसी तक रहेगा, लगभग 14 साल तक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 344 तक। ठीक है, कब तक रहेगा ये? 344 तक। यहाँ गलत बोल दिए, सॉरी। यहाँ कब तक रहेगा ये? 344 तक। ठीक है मित्रों, तो हम लोग बात करेंगे शिशुनाग वंश की। इसकी राजधानी वैशाली थी। हम लोग वहाँ देखे थे कि हर्यक वंश में राजधानी राजगीर, आज का राजगीर या गिरिराज था। लेकिन अब राजधानी शिशुनाग वंश में कहाँ आ चुकी है? तो वैशाली में। याद रखना है मित्रों, शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी? तो शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अवंती जो क्षेत्र था, अवगत है हम लोग, अवंती को ये मगध में मिला लेते हैं, क्योंकि हम लोग मगध साम्राज्य की ही बात कर रहे हैं। तो मगध में अवंती को किसने मिलाया था? तो याद रखना है, शिशुनाग ने मिलाया था। किसने मिलाया था? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक शिशुनाग वंश में कालाशोक का। किसका हम लोग बात करेंगे? कालाशोक का। ठीक है मित्रों, हम लोग बात करेंगे कालाशोक का। क्लियर? किसका बात करेंगे? कालाशोक का। कालाशोक का समय काल देंगे 398 से 366 बीसी तक। क्लियर? कालाशोक का शासनकाल क्या है? 398 से 366 बीसी तक। ये राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले जाते हैं। याद रखना, राजधानी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजधानी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हम लोग देखे थे कि अजातशत्रु जो थे वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए थे। अजातशत्रु पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए थे। ठीक है, लेकिन पटना का स्थापना किसने किया था? तो हम लोग देखे थे उदयन ने किया था। उसके बाद हम लोग फिर सॉरी अजातशत्रु जो है राजगीर को राजधानी बनाए थे मित्रों। राजगीर या राजगृह को, या राजगृह जिसे कहा जाता है, इसे राजधानी बनाए थे। अब देखेंगे कि पटना का स्थापना उसी समय हो चुका है उदयन के द्वारा, और वो राजधानी बनाए थे। लेकिन फिर हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग के बाद वाले कालाशोक भी पटना को राजधानी बनाएंगे, यानी पाटलिपुत्र को। लेकिन शिशुनाग किसको राजधानी बनाएंगे? तो हम लोग देखेंगे शिशुनाग। इस राजधानी को कहाँ लेके आ जाएंगे मित्रों? तो इस राजधानी को लेके आ जाएंगे विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में। कहाँ लेके आ जाएंगे? वैशाली में मित्रों। तो हम लोग देखे अजातशत्रु जो राजधानी राजगृह या राजगीर को बनाए थे मगध का। अब शिशुनाग कहाँ राजधानी को लेके आ जाएंगे? वैशाली। और फिर हम लोग देखेंगे कि इसी राजधानी को परिवर्तित करके कालाशोक कहाँ लेके आ जाएंगे? कालाशोक कहाँ लेके आ जाएंगे? तो जिसे हम लोग पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र में। ये याद रखना है किसकी राजधानी कौन सी थी। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं, तो हम लोगों को याद होना चाहिए। और पटना का संस्थापक कौन था? तो उदयन था, यानी पाटलिपुत्र या पटना का संस्थापक उदयन था, और उसे राजधानी भी उन्होंने बनाया था। लेकिन कालाशोक वैशाली से राजधानी कौन लाएगा? तो कालाशोक। क्लियर? तो अब आते हैं हम लोग शिशुनाग वंश में। शिशुनाग संस्थापक को पढ़ चुके हैं, कालाशोक को देख चुके हैं कि इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र ला दिया है। और एक और चीज़ यहाँ याद रखना है हम लोगों को कि यहाँ दूसरा बौद्ध संगोष्ठी होगा।
पहला बौद्ध संगोष्ठी महात्मा बुद्ध के मरने के पश्चात ही हुआ था, और हम लोग देखे थे कि 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, महानिर्माण के पश्चात प्रथम बौद्ध संगोष्ठी होती है। और उस समय हम लोग देखते हैं कि राजगृह में होती है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो बौद्ध संगोष्ठी है वो पूरा 4 हुआ है। उसमें दूसरा जो बौद्ध संगोष्ठी है 283 में हम लोग देखेंगे कहाँ पर, शवाकामी। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, शवाकामी। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा, तो कालाशोक की राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र। तो मित्रों याद रखेंगे कि अब दूसरा जो बौद्ध संगोष्ठी होगा कहाँ पर होगा, पाटलिपुत्र में। और हम लोग यहाँ याद रखेंगे ठीक है मित्रों, तो हम लोग यहाँ याद रखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ याद रखेंगे कि दूसरे बौद्ध संगोष्ठी में ही प्रथम बार धर्म विभाजन की बात की गई थी। प्रथम बार धर्म, कौन से धर्म, बौद्ध धर्म के विभाजन की बात की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब हम लोग बात करते हैं शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन का। नंदीवर्धन वही शासक जो शिशुनाग का सबसे अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम शासक नंदीवर्धन, जिनका शासनकाल लगभग 366 से 344 में, और 344 में नंदीवर्धन अंतिम शासक के रूप में होते हैं शिशुनाग के। तो इस तरह से हम लोग जो है शिशुनाग वंश को देखते हैं। शिशुनाग वंश से मुख्यतः शिशुनाग हैं, कालाशोक है और नंदीवर्धन अंतिम शासक एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कौन से वंश का, तो हम लोग जान चुके हैं हर्यक वंश, फिर जान चुके हैं शिशुनाग वंश। अब हम लोग बात करेंगे नंद वंश का। किस वंश का बात करेंगे, नंद वंश का। और नंद वंश का समय काल क्या है, 344 से 322 बीसी तक। 344 से 322 बीसी यानी ईसा पूर्व तक नंद वंश का। और नंद वंश के शासक को शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो मद, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है बियऊ, शकान, मद। तो बियऊ हम लोग देखे थे कि हर्यक वंश में है। कौन से वंश में है, तो हर्यक वंश में है। बियऊ हम लोग देखे थे किस वंश में है, तो हर्यक वंश में है। बियऊ संबंधित है हर्यक वंश से। और शिशुनाग वंश से हम लोग देखे शकान संबंधित है। अब नंद वंश से देखेंगे मद संबंधित है। इस तरह से याद रखना मित्रों। तो हम लोग देखेंगे नंद वंश। नंद वंश का समय काल क्या है, 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो महापद्मनंद। कौन है संस्थापक, महापद्मनंद। याद रखना है नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद से संबंधित कुछ की पॉइंट। ये प्रथम शासक थे जिसने एकारट की उपाधि धारण की थी। मित्रों, राजा यानी शासक अपने लिए कुछ उपाधियां बार बार धारण करते हुए इतिहास में दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपने शक्ति के लिए, अपने शासन पद्धति के लिए या विभिन्न उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के उपाधि धारण करते हैं। उसी में सबसे पहले अगर किसी ने कोई उपाधि धारण किया था तो इतिहास में प्रमाण मिलता है महापद्मनंद का, एकारट का। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एकारट का उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो महापद्मनंद था। किस वंश से संबंधित था, तो नंद वंश से संबंधित था। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं कि इससे दूसरा की पॉइंट कि इनको पुराण में परशुराम का दूसरा रूप माना जाता है। याद रखना है, पूछा जाए कि पुराण में परशुराम का दूसरा रूप किसे माना जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किसे माना जाता है, तो महापद्मनंद को। कौन, महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को। तीसरा हम लोग को की पॉइंट याद रखना है जो यूपी पीसीएस में भी पूछ चुका हुआ है कि किसने कलिंग को जीता था और कलिंग से जैन के जिनसेन की मूर्ति को
छीन करके या उठा करके मगध लाया था। इससे संबंधित कहानी आगे भी हमें देखने को मिलेगी कि फिर कैसे मगध से कोई शासक आता है और फिर कलिंग लेके चला जाता है। बाद के समय में, बाद के क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हम लोग महापद्मनंद से पॉइंट में देखेंगे कि ये कलिंग को जीतते हैं और जैन जिनसेन की मूर्ति को मगध में लेके आ जाते हैं। मगध यानी बिहार की वो क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र महाजनपद में से एक था, सबसे शक्तिशाली। वहाँ पे कलिंग कौन सा जगह है? कलिंग उड़ीसा का जगह है। कलिंग कौन से जगह से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। कलिंग में जाके ये युद्ध करके, वहाँ से छीन करके, वहाँ से उठा करके जैन धर्म से संबंधित जिनसेन जी के मूर्ति को ये उठा करके लाते हैं और मगध में स्थापित करते हैं। कौन लाते हैं? यही याद रखना है, महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक जिन्होंने कलिंग को जीता था। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, कलिंग में एक नहर भी ये खुदवाते हैं। कलिंग जो जीत गए थे, उसके बाद कलिंग यानी उड़ीसा, आज के उड़ीसा जो क्षेत्र है, वहाँ पे नहर का खुदाई करवाते हैं ताकि कृषि सुव्यवस्थित ढंग से हो। ठीक है, तो कलिंग को जीत करके वहाँ ये कुछ कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, जिससे संबंधित है, नहर खुदवाते हैं। लेकिन इसका प्रमाण कहाँ मिला है, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, इसका प्रमाण खारवेल द्वारा लिखित, रचित, बनाया गया हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। याद रखना है, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित, वहीं से ये प्राप्त हुआ है, वहीं से प्रमाण प्राप्त होता है। उसी पे लिखा गया है कि कलिंग में एक नहर खुदवाया था। और कौन खुदवाए थे? तो महापद्मनंद। कौन खुदवाए थे? महापद्मनंद। एक एक लाइन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। एग्जाम में निश्चित ही आप गलती नहीं करेंगे। अब चलिए मित्रों, हम लोग बात करते हैं धनानंद का। नंद वंश का अंतिम शासक है ये। कौन? धनानंद। हम लोग देखेंगे इसी धनानंद को हरा के, पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना होगी भारत में, और फिर एक नए वंश, महान बड़ा वंश की स्थापना होगी। तो हम लोग देखते हैं कि महापद्मनंद के बाद धनानंद आते हैं, और धनानंद अंतिम शासक है, जिसे किसने अभी बोले भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन वंश की स्थापना करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। इसी समय 326 ईसा पूर्व के लगभग में सिकंदर का भारत पर प्रथम बार आक्रमण हुआ था। याद रखिएगा मित्रों, इसी समय भारत पर प्रथम बार आक्रमण हुआ था। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे वंश में हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश आता है, जिससे संबंधित कौन कौन है? तो वृद्धरथ, फिर अजातशत्रु, फिर उदयीन, फिर शिशुनाग, फिर कालाशोक, फिर नंदीवर्धन, फिर महापद्मनंद, और हम लोग देखेंगे उसके बाद धनानंद। इतना तक के शासक को हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं मित्रों। ये आपको याद रहना चाहिए। फिर से एक बार सोच लीजिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़े? तो हर्यक वंश पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े? शिशुनाग वंश पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े? नंद वंश पढ़े। और हम लोग देखे इसमें कौन कौन से शासक थे। तो हम लोग देखे कि हर्यक वंश में बिंबिसार स्थापना करते हर्यक वंश का, और उनका पुत्र उनको मार करके, यानी अजातशत्रु फिर शासक होते हैं। फिर अजातशत्रु के बाद पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन शासक होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद शिशुनाग वंश शिशुनाग स्थापित करता है, और शिशुनाग के बाद फिर कालाशोक आते हैं, और कालाशोक के बाद फिर नंदीवर्धन आते हैं।
फिर हम लोग देखते हैं एक नया वंश बनता है नंद वंश, और नंद वंश में हम लोग देखते हैं कि महापद्मनंद जो एकारट की उपाधि धारण करके शासक बनते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे महापद्मनंद के बाद धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक होता है, जिसे मार करके पराजित करके हम लोग देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दिया जाएगा। तो मित्रों, अभी तक हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद तक पढ़े हैं। अगले सीरीज में हम लोग धनानंद से आगे यानी मौर्य वंश को देखेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। उम्मीद है कि आप सारे सीरीज को देख रहे होंगे और क्लास का नोट्स भी आप अच्छे से बना रहे होंगे, और ये आपके लिए लाभान्वित फील हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इस क्लास से आपको फ़ायदा है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी लगे या लगे कि कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मित्रों। ओके, बाय।